वेलकम टू रेडिएशन एकेडमी। रेडिएशन एकेडमी में आपका स्वागत है। और हम लोग राष्ट्रीय आय पढ़ रहे थे। राष्ट्रीय आय में मैंने कल बताया था जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कास्ट प्लस परोक्ष कर माइनस अनुदान। ये कल हम लोगों ने चर्चा किया था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट करके आईएएस में पूछा गया है। इसको आप लोग देखेंगे, सर्च करेंगे, किताबों को उठा करके तो मिलेगा। तो इसको हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस इक्वल टू जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट प्लस निवल परोक्ष कर, यानी दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर निवल परोक्ष कर। निवल परोक्ष कर ये आपका हो जाएगा। अब एक चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं वो ये है कि अगर हम जीएनपी में से जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट में से घटा दें डेप्रिसिएशन को, या इस तरीके से और थोड़ा सा इसको तोड़ दिया जाए, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस में से निवल परोक्ष कर घटा दें, जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस में से निवल परोक्ष कर घटा दें अगर, परोक्ष कर, तो ये हमको ये मिल जाएगा जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। अब इसमें से अगर हम घटा दें डेप्रिसिएशन, घिसावट, डेप्रिसिएशन जो मशीनों के रख रखाव, टूट फूट, ऑयलिंग ग्रीसिंग पर जो व्यय होता है उसको क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन या घिसावट या मूल्यह्रास, इसको कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एनपी एट ए फैक्टर कास्ट is called NI, नेशनल इनकम। यही क्वेश्चन ये जीएनपी पूछा गया है कि जीएनपी वो ये पूरा फार्मूला दे दिया गया है, जीएनपी माइनस निवल परोक्ष कर इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कास्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो राष्ट्रीय आय क्या होगी, इस टाइप का क्वेश्चन करके आईएएस में पूछा गया है। तो ये आपका राष्ट्रीय आय होगी जब जीएनपी एट ए मार्केट प्राइस में से निवल परोक्ष का निकाल देंगे, इसको इधर ले आए तो माइनस हो जाएगा, फिर बचेगा आपका जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट। तो जीएनपी एट ए फैक्टर कास्ट में से जब आप इसको निकाल देंगे डेप्रिसिएशन को, तो यही आपकी एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट ए फैक्टर कास्ट इज कॉल्ड एनआई, नेशनल इनकम। तो अगर इस नेशनल इनकम को, एनआई को, किसी देश की पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, पॉपुलेशन, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। व्यक्ति आय। अब यहाँ पर 2-3 निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि
ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PCI इक्वल टू नेशनल इनकम अपॉन पॉपुलेशन। लेशन, अब जरा आप सोचिए, अगर पॉपुलेशन अधिक है NI से, कंडीशन 1, पहली कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन, इफ पॉपुलेशन इज ग्रेटर देन is greater than नेशनल इनकम, तो इसका मतलब क्या होगा, या अभी इसके पहले इस तरीके से समझ लीजिए, अगर दोनों बराबर हैं, पॉपुलेशन इक्वल टू नेशनल इनकम है, तब पर कैपिटा इनकम क्या होगी, पर कैपिटा इनकम इक्वल टू 1। अगर कुछ भी हो, किसी देश की पर कैपिटा इनकम कुछ भी हो और पॉपुलेशन कुछ भी हो, अगर दोनों इक्वल हैं तो पर कैपिटा इनकम कितना आएगा, 1 आएगा। तो टोटल नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, कुछ भी हो, चाहे जितना ये हो नेशनल इनकम, चाहे जितना हो पॉपुलेशन। अगर यह 1 से अधिक है, कंडीशन 1 क्या पड़ती है, बनेगी कि पहली कंडीशन, इफ PCI is greater than 1, then national income NI is greater than population. तो अगर यह पर कैपिटा इनकम 1 से अधिक आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि नेशनल इनकम, उस देश की नेशनल इनकम उस देश की पॉपुलेशन से क्या है, अधिक है, और यह किसी देश के लिए यह अच्छी कंडीशन मानी जाती है। और नंबर 2, इफ पर कैपिटा इनकम इज लेस देन 1, then NI is less than population. तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब कि जितनी तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है उससे अधिक है राष्ट्रीय आय, और जो कुछ हमारी राष्ट्रीय आय है उसमें से हम उपभोग करने के बाद निवेश करने के लिए बचा भी लेंगे। लेकिन अगर यह कंडीशन है कि नेशनल इनकम ही पॉपुलेशन से कम है, तो जो आपकी राष्ट्रीय आय होगी, जो कुछ आपका प्रोडक्शन होगा, वह बढ़ी हुई जनसंख्या क्या है, इसका उपभोग कर जाएगी, तब आपके लिए निवेश करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। जो विकासशील देशों की सबसे बड़ी समस्या है अल्पनिवेश। कहा जाता है भारत गरीब है क्योंकि वह गरीब है, भारत की गरीबी के कारण उसकी गरीबी है। ये हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे तो गरीबी का दुष्चक्र वहाँ इस पर प्रकाश डालेंगे। फिलहाल इस चीज़ को आप इतना समझिए कि यह अच्छी बात नहीं है किसी देश के लिए, जबकि यह गर्व की बात है किसी देश के लिए कि अगर उसकी नेशनल इनकम पॉपुलेशन से अधिक है। तो इसको, ये हो गया नेशनल इनकम आपका। अब इसमें हम आधार वर्ष पढ़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है BCS में भी, IS में भी। लेकिन समस्या ये है कि हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हम क्वेश्चंस का आंसर भी देते हैं कैसे रट करके, लेकिन यह नहीं जानते कि आधार वर्ष है क्या। तो आधार वर्ष मैं
चाहता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से समझ लीजिए आधार वर्ष क्या है। आधार वर्ष बेस ईयर, बेस ईयर। इसको डिफाइन करने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल देंगे। सपोज करिए कि हमारे पास सिर्फ 30 रुपए हैं, ओनली 30 रुपए हमारे पास 30 रुपए हैं, या किसी भी व्यक्ति के पास 30 रुपए हैं, और किसी वस्तु का मूल्य, कोई वस्तु है x, उसका मूल्य जो है वस्तु x है, इसका मूल्य 1x जो है 1x इक्वल टू 1 रुपये, 1 रुपये है। तो 30 रुपये हमारे पास है। अगर हम टोटल पैसा इस पर व्यय कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं x वस्तु पर, तो हम 30x खरीद सकते हैं। 30x। सपोज करिए कि इसके मूल्य में, x वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है। x के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। ये ऊपर का निशान क्या शो कर रहा है कि वृद्धि हो गई 25% की। तो अब वह वस्तु हमें कितने मिलेगी? 1 रुपये 25 पैसे मिलेगी x। तब हम क्या करेंगे? कितनी वस्तुएं खरीद सकते हैं 30 रुपये में? 30 रुपये में तब हम खरीद लेंगे 24 वस्तुएं। और अगर इसके मूल्य में 25% की कमी आ जाए, 25% की कमी आ जाए, तब हम कितने में इसको खरीद लेंगे? एक एक्स कितने में खरीदेंगे? 75 पैसे। अब हम कितनी वस्तुएं खरीदेंगे? 40 एक्स, 24 एक्स। तो इसको निकालेंगे कैसे आप? मान ली 30 रुपये आपके पास हैं, इस 30, और आप तब 1 रुपये में, यानी 1 रुपये में खरीदते थे। जब मूल्य में वृद्धि हुई तो उसका दाम कितना हो गया? 1 रुपये 25 पैसा या 125 पैसा कहिए। तो 1 रुपये जब आप खरीद रहे थे तो 30 एक्स खरीदे। जब इसके मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई तो अब इसका दाम कितना हो गया? 1 रुपया 25 पैसा। इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके इसे 30 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वस्तुओं की संख्या आ जाएगी। तो ये 2 डेसिमल हट जाएगा, 25। तो इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। फिर इसको आप डिवाइड करेंगे 5 से, 5 6 जा 30, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 24x। ये जो आपने किया, इसी तरीके से इसको जब मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ आपका 30 है, यहाँ आपका 1 रुपये है, यहाँ आपका 75 पैसे है। वो वस्तु जब सस्ती हो गई 25%, 75 पैसे मिलेगी। इसको फिर आप सॉल्व कर लीजिए। 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 दाम 30 और 4 दाम 40। तो 40 एक्स आपको यहाँ मिलेगा। फिलहाल ये सॉल्व करने मैंने बता दिया, लेकिन यहाँ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा बताने का मेन मकसद ये है कि जब वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है तो मुद्रा के मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति में भी परिवर्तन होता है। और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन और मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन एक दूसरे के विपरीत होता है। जब 25% मूल्यों में वृद्धि हो गई, जब मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई थी, 1 रुपये की 1 एक्स मिलती थी, तो हम 30 रुपये में 30 एक्स खरीदते थे। और जब इसमें 25% की वृद्धि हो गई तब हमको 30 रुपये में कितनी वस्तुएं मिल रही हैं? 24 एक्स। तो
ये क्या हुआ, मुद्रा के मूल्य में जब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो रही तो मुद्रा के मूल्य में क्या हो रही, कमी हो रही। क्यों? क्योंकि 30 रुपये में हमको 24 मिल रहा है। तो यानी मुद्रा के मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति में जो वृद्धि होती है वस्तुओं के मूल्यों के विपरीत दिशा में होती है। तो वस्तु के मूल्य और मुद्रा के मूल्य, जब वस्तु का मूल्य क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी, कम होगी। मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी। कम होगी मुद्रा की क्रय शक्ति। और जब वस्तु के मूल्य में कमी होगी, वस्तु के मूल्य में जब कमी होगी तो मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होगी, वो बढ़ेगी। जैसे यहाँ पर हो रहा, मुद्रा क्रय शक्ति बढ़ गई, पहले हम 30x खरीदते थे, 40x खरीद रहे हैं। मुद्रा की क्रय शक्ति बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब मुद्रा और वस्तु के मूल्य में परिवर्तन जो होता है एक दूसरे के विपरीत होता है, तो वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को जिस वर्ष के सापेक्ष मापा जाता है उसे क्या कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं। ये आप डिफाइन कर देंगे। मुद्रा के मूल्यों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या वस्तु के मूल्यों में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन को जिस वर्ष के सापेक्ष मापा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार वर्ष कहते हैं। आधार वर्ष का पता, आधार वर्ष का निर्धारण इसलिए किया जाता है कि वास्तव में अगर हमारे जीएनपी में वृद्धि हो रही है तो वह किस कारण से हो रही है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण हो रही है या वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन उतना ही है फिर भी हमारी जीएनपी में वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके की जो अर्थव्यवस्था है उसकी उत्पादन क्षमता में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन जीएनपी में वृद्धि जो शो हो रही है वो इस कारण से हो रही है, मूल्यों में वृद्धि के कारण। तो यह स्फीतिक प्रभाव होता है और यह किसी देश के लिए अच्छा नहीं माना जाता, अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। हाँ, अगर जीएनपी में वृद्धि हो रही है वह मूल्यों में वृद्धि के कारण ना हो, तब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार मिल रहा है, वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, अर्थव्यवस्था ग्रोथ की तरफ अग्रसर हो रही है। जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ, ग्रोथ दो तरीके की होती है, जॉब ओरिएंटेड होती है और एक क्या होती है, जॉबलेस ग्रोथ। तो अगर जीएनपी में वृद्धि हो रही मूल्यों में वृद्धि के कारण तो क्या होगी, जॉबलेस ग्रोथ होगी। अगर जीएनपी में वृद्धि हो रही है अर्थव्यवस्था की वास्तविक उत्पादन क्षमता में वृद्धि के कारण तो उसको कहते हैं जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ। तो ये आधार वर्ष मेरे ख्याल से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। और आधार वर्ष का निर्धारण पहले प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था, 10 वर्ष के अंतराल पर, लेकिन यह एक लंबा गैप हो जाता था, इसलिए लोगों ने सुझाव ये दिया कि नहीं, ये जो हम अर्थव्यवस्था के जीएनपी का आकलन करते हैं वो 10 वर्ष के अंतराल पर करते हैं तो इसमें बड़ा गैप आ जाता है लंबा, इसलिए हम इसको कम किया जाए। तो इसके लिए एक हाशिम समिति गठित की गई थी, हाशिम, प्रोफेसर हाशिम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी जिसको ये हाशिम समिति कहते हैं, हाशिम समिति। तो इन्होंने सुझाव दिया कि आधार वर्ष का निर्धारण प्रत्येक 10 अंतराल पर न करके 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाए। तो 2 क्वेश्चन आपके ये बन गए कि पूर्व में आधार वर्ष का निर्धारण प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था, लेकिन अब कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया।
तो वो क्या हो गया आपका 5 वर्ष हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, किस तरीके से ट्विस्ट कर सकता है कि पूर्व में आधार वर्ष का निर्धारण प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर किया जाता था, लेकिन वर्तमान में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर किया जाने लगा है। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश के आधार पर? तो आपका आंसर होगा हाशिम समिति। इन्होंने इस समिति ने इसका सुझाव 1 अप्रैल 2000 में दिया था। वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 को लिया गया। ओके, तो ये आपका हो गया आधार वर्ष, और इस पे जो संभावित क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको भी हमने बता दिया है कि आधार वर्ष का निर्धारण सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जाता है कि वास्तव में जो जीएनपी में वृद्धि हो रही वह किस कारण से हो रही, मूल्यों में वृद्धि के कारण या वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि के कारण। हमने कल आप लोगों को एक एग्जाम्पल भी दिया होगा, या हो सकता ना दिया हो तो समझ लीजिए। सपोज करिए कि आधार वर्ष का निर्देशांक 100 है, निर्देशांक बराबर 100 है, और जीएनपी जो है एट मार्केट प्राइस आपकी है 5000 मिलियन, 5000 मिलियन, ये आपकी जीएनपी है। और चालू वर्ष का निर्देशांक जो है निर्देशांक 25% अगर मूल्यों में वृद्धि हो जाए तो कितना हो जाएगा 125। अगर अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वास्तविक जीएनपी क्या है वो आपको पता लग जाएगी। तो इन दोनों का डिफरेंस कैसे निकालेंगे? 100 को आप 125 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। 0.8 को अब इसमें अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं जीएनपी एट मार्केट प्राइस में, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू 5000 मल्टीप्लाइड बाई 0.8, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8 5 40, ये हो गया। तो वन आफ्टर वन नंबर पुट डेसिमल, तो कितना आ गया आपका जीएनपी एट मार्केट प्राइस जो आपकी 5000 मिलियन थी, अब वो कितना हो गई 4000 मिलियन हो गई, 4000 मिलियन। क्यों? क्योंकि ये जो जीएनपी में वृद्धि आपकी शो कर रही थी वह वास्तव में अर्थव्यवस्था में वस्तुओं सेवाओं का उत्पादन नहीं हुआ था, वह महंगाई 25% मूल्यों में वृद्धि हो गई थी वस्तुओं सेवाओं के मूल्य में, इसलिए वो इतना जीएनपी हो रही थी। आपकी वास्तविक उत्पादन क्षमता जो अर्थव्यवस्था की वो कितना है 4000 मिलियन। तो ये अब पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है और कैसे करता है। तो हमने आपको बताया भी होगा कि राष्ट्रीय आय की गणना जो है सीएसओ द्वारा की जाती है। तो कैसे करती है सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना, इसका गठन कब हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को देना चाहते हैं। तो हम हेडिंग देंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय की संगठन, या इसी को कहते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 2 मई
1951 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली, नई दिल्ली। और इसकी एक औद्योगिक सांख्यिकी शाखा है, औद्योगिक सांख्यिकी की शाखा है। वह उसका मुख्यालय जो है कोलकाता में है, ध्यान दीजिएगा, कोलकाता। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन पूछ सकता है कि इसकी मेन ब्रांच कहाँ है, तो आप नई दिल्ली लिखेंगे। अगर औद्योगिक पूछ लिया, औद्योगिक सीएसओ की औद्योगिक सांख्यिकी शाखा कहाँ है, तो आपका आंसर होगा कोलकाता। तो इसका जो फैक्चुअल क्वेश्चन था ये बता दिया। अब हम ये बताएंगे कि ये सीएसओ जो राष्ट्रीय आय की गणना करती है वो किस प्रकार से करती है और कौन कौन सी सावधानियां बरतती है। पहली चीज तो हमने थोड़ा सा एक दिन बताया था कि राष्ट्रीय आय की गणना में, एक मिनट थोड़ा सा और बता दें, यह जिस शीर्षक से राष्ट्रीय आय संबंधित आंकड़े जारी करती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, उसको क्या कहते हैं। इस पर भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय से संबंधित जो आंकड़े जारी करती है किस शीर्षक से जारी करती है, तो राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी। इस नाम से जारी करती है, या इसी को श्वेत पत्र भी कहते हैं, इसी को श्वेत पत्र भी कहते हैं। और यह वार्षिक होता है। हालांकि सीएसओ राष्ट्रीय आय की गणना त्रैमासिक करती है, हर तीसरे महीने करती है। सीएस जारी करती, जो आंकड़े जारी करती है वो त्रैमासिक जारी करती है, हर तीसरे महीने, यानी साल भर में 4 बार त्रैमासिक, यानी 12/3 4 टाइम्स साल भर में जारी करती है। तो इसलिए हमारा आंकड़े के पीछे लोग पड़े रहते हैं कि सर आपने आंकड़े नहीं बताया, आंकड़े नहीं लिखवाया। पता चला कि आज हम पढ़ा रहे हैं, लेक्चर मेरा आज चल रहा है और आपका एग्ज़ाम है 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो पता चला जो हमने दिया तो पुराना हो गया। 3 महीने हर तीसरे महीने जारी करती है, तो लेटेस्ट आंकड़े जो पूछे जाते हैं, खास करके लेटेस्ट जो पूछे जाते हैं, तो 3 महीने तक के पूछे जाएंगे। बहुत पीछे अगर कोई चला गया तो 6 महीने कर देगा। तो इसलिए आप बहुत ज़्यादा आंकड़ों के पीछे मत परेशान होइए। जब आपका एग्ज़ाम आए करीब, तो तमाम मैगजीन उस टाइम आती हैं मार्केट में। कोई भी एक मैगजीन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, या प्रतियोगिता दर्पण है, और बहुत सारी मैगजीन्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो बहुत सारी मैगजीन्स उस टाइम आती हैं, तो कोई भी एक मैगजीन उठा करके 2-3 महीने पुराने आंकड़े पढ़ लीजिए आप। प्रॉब्लम उसकी नहीं है, प्रॉब्लम है कॉन्सेप्ट की। अगर इकोनॉमिक्स में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आपका ये सब्जेक्ट अधूरा रह जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। फिलहाल अब हम आगे चलते हैं कि राष्ट्रीय आय की गणना जो सीएसओ करती है वो 3-4 विधियां हैं। ये उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना सीएसओ कैसे करती है, उसकी विधियां क्या हैं। तो एक है उत्पादन विधि, दूसरा क्या है आय विधि, तीसरा है व्यय विधि, और चौथा है सामाजिक लेखांकन विधि। विधि
4 विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। आय उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि और सामाजिक लेखांकन विधि। यह इसलिए 4 विधियों से गणना इसकी की जाती है कि राष्ट्रीय आय की गणना से संबंधित जो त्रुटियां हैं उसको अति न्यून किया जा सके, कम से कम त्रुटियां आए, इसलिए 4 विधियों से राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड पीसीएस में कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कैसे की जाती है, उत्पादन विधि से, आय विधि से, उपरोक्त को नहीं, उपरोक्त दोनों, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आप रटने का प्रयास न करिए, समझने का प्रयास करिए, ताकि कहीं से भी किसी भी तरीके से एग्जामिनर की मूड पर है कौन सा क्वेश्चन उठा करके रख दे, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तब तो उसको आप रट करके नहीं कर सकते हैं। फिलहाल ये 4 विधियों से की जाती है और राष्ट्रीय आय की गणना में सावधानियां क्या बरती जाती हैं। पहली चीज तो अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है राष्ट्रीय आय की गणना में। अंतिम वस्तुओं को शामिल करते हैं। अंतिम वस्तुएं क्या है आपको हमने बताया था पहले। माध्यमिक वस्तुएं क्या है, अंतिम वस्तुएं क्या है। जीएनपी की गणना में उन्हीं वस्तुओं से उसी वर्ष में उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उसी वर्ष में उत्पादित की गई जिस वर्ष में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। जैसे 1995 में राष्ट्रीय आय की गणना अगर की जा रही है तो 1995 की वस्तुओं और सेवाओं को राष्ट्रीय आय की गणना में किया जाएगा, उसके पूर्व या पश्चात नहीं। यानी अगर 1994 में कोई किसी वस्तु, बस आज इतना ही। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.